बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिंदु अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश की विधियों पर चर्चा करूंगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए कई कंपनियां अग्रसर होती है और वो कई माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करती हैं। आइए इसे देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश की विधियां। यहां विधियों से मतलब है किस प्रकार से वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में कोई कंपनी प्रवेश करती है, किस तरीके से प्रवेश करेगी। देखिए, कुछ तरीके हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। एक तो है आयात निर्यात। आयात निर्यात एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कई कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में उतरती है। दूसरा है संविदा विनिर्माण, ठेके पर निर्माण। इसके माध्यम से भी कई कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में उतरती है। इसे बाह्य स्रोतीकरण भी कहा जाता है। तीसरा है, इसके बारे में भी हम सभी जानते हैं बच्चों, लाइसेंसिंग व फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में कंपनियां उतरती है। इनके अलावा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से भी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में उतरती है। साथ ही साथ संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई स्थापित करके भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में उतरा जाता है। ये वे माध्यम हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में भागीदारी करते हैं। बच्चों, इन्हें अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। आइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश की विधियां। सरल शब्दों में विधि शब्द का जो अर्थ है वो होता है कैसे या किस मार्ग से, किस तरीके से कोई कार्य किया जाए, वो किस तरीके से किया जाए, उस कार्य को करने की विधि। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश की विधि वाक्य खंड का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश के विभिन्न तरीके। जो तरीके हमने अभी अभी देखे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने के। व्यावसायिक इकाइयां विदेशों से व्यापार पहले आयात निर्यात से ही प्रारंभ करते हैं। कोई भी जो व्यवसायी होता है वह आयात निर्यात के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करना प्रारंभ करता है। कई कंपनियां अलग अलग माध्यमों से भी प्रवेश करती है, लेकिन अधिकांश जो व्यवसायी होते हैं, संस्थान होते हैं, वो आयात निर्यात के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। जब वह विदेशी बाजार से परिचित हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रचालन के अन्य स्वरूपों बाह्य स्रोतीकरण, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, संयुक्त उपक्रम व संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई कंपनी को अपनाते हैं। जब कोई इकाई आयात निर्यात के माध्यम से दूसरे देशों के बाजार की जानकारी प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण जानकारी एकत्र होने के बाद वह अन्य स्रोतों से भी व्यवसाय कर लेता है। वह बाह्य स्रोतीकरण, संविदा विनिर्माण, साथ ही साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई वहां पर खरीदकर वह अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ाता है। आइए देखते हैं आयात एवं निर्यात। देखिए, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। जो एक देश होता है, जैसे भारत है, और एक देश हम ले लेते हैं यूएसए। भारत अपने यहाँ पर उत्पादित जो अतिरिक्त उत्पादन है उसको अमेरिका को भेजता है और अमेरिका से उत्पादित कई वस्तुओं को अपने यहाँ मंगाता है। तो जो ये भेजने की प्रक्रिया है, जो भारत यूएसए को भेजता है, इसे कहते हैं निर्यात, और जो मंगवाया जाता है सामान उसे बोला जाता है आयात।
आया इसका मतलब आयात। कुछ वस्तुएं हम अमेरिका को भेजते हैं और कुछ वस्तुएं वहां से हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार दो देशों के बीच आयात निर्यात चलता रहता है। कई देशों के साथ भारत का ये जो व्यवसाय है वो चल रहा है। आइए देख लेते हैं। निर्यात से अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं को अपने देश से दूसरे देश को भेजने से है। अपने देश से दूसरे देश को भेजने से है। यह क्या कहलाता है बच्चों? निर्यात। इसी प्रकार आयात का अर्थ है विदेशों से माल का क्रय कर अपने देश में लाना। दूसरे देश से माल को अपने देश में मंगवाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। फर्म आयात और निर्यात दो तरीकों से कर सकती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। देखिए कोई भी फर्म दो तरीकों से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आयात निर्यात में भाग ले सकती है। कैसे लेती है? देखिए प्रत्यक्ष तरीके में क्या होता है, जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं, जितनी भी औपचारिकताएं होंगी, जितने भी काम होंगे वो फर्म को खुद को करने पड़ते हैं, उसके स्वामियों को करने पड़ते हैं, उस व्यवसायी को ही करने पड़ेंगे। दूसरे बाजार की जानकारी लेना, दूसरे देश में जाकर दूसरे देश के व्यवसायियों से संपर्क स्थापित करना, उनसे आदेश प्राप्त करना, उनको वस्तुएं पहुंचाना, जितने भी कर हैं, जितने भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उसको पूरी करना, जितने भी औपचारिकताएं हैं उनको वह खुद पूरी करता है। ये जितनी भी औपचारिकताएं हैं ये स्वयं को पूरी करनी होती है। जबकि अप्रत्यक्ष में वह इन औपचारिकताओं को पूरा करने का जो भार है वह एजेंट को दे देता है। मध्यस्थ जो होते हैं, मध्यस्थ जो कहलाते हैं, कोई फर्म जो कि आयात निर्यात के इन कार्यों में व्यवसायी का सहयोग करती है, उन एजेंटों को या उन मध्यस्थों के द्वारा यह कार्य करवाया जाता है और व्यवसायी इस कार्य से मुक्ति पा लेते हैं। वह मध्यस्थ के माध्यम से अपना यह आयात निर्यात करते हैं। आइए देख लेते हैं। प्रत्यक्ष आयात निर्यात में फर्म स्वयं सभी औपचारिकताएं स्वयं ही पूरा करती है। सारी औपचारिकताएं उसे स्वयं ही पूरी करनी होती है। वही व्यक्ति जो संस्था का मालिक है, संस्था का कर्मचारी है, वही दूसरे देश में जाकर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनसे संपर्क साधता है। सारी औपचारिकताएं उसे ही पूरी करनी होती है। जबकि अप्रत्यक्ष तरीके में जो मध्यस्थ होता है इसके माध्यम से सारी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। सारा काम कौन करेगा? ये जो मध्यस्थ है वही सारा कार्य करेगा। संपूर्ण जो भी औपचारिकताएं हैं वह पूरा करने का कार्य यह मध्यस्थ करते हैं। अप्रत्यक्ष आयात निर्यात वह है जिसमें फर्म की भागीदारी न्यूनतम होती है। आयात निर्यात से संबंधित अधिकांश कार्य मध्यस्थ करते हैं। अधिकांश काम कौन करेंगे? मध्यस्थ करेंगे। आगे देखते हैं इसके लाभ। देखिए इसके कई लाभ हैं। आयात निर्यात प्रक्रिया से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह प्रवेश की सरल पद्धति है। यह प्रवेश की क्या है? सरल पद्धति है। हम अन्य माध्यमों से जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करते हैं तो वह बहुत कठिन होता है। आपको संयुक्त उपक्रम स्थापित, मान लीजिए आपने विदेश में किया है, तो उस संयुक्त उपक्रम में उत्पादन, वितरण से संबंधित कार्य भी आपको देखने पड़ेंगे। वहां जाकर आपको वहां के बाजार की स्थिति की भी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो यह एक कठिन स्थिति हो जाती है। अन्य माध्यमों संयुक्त उपक्रमों की स्थापना एवं प्रबंधन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की आयात निर्यात सबसे सरल पद्धति होती है, सबसे सरल पद्धति है। दूसरा है अधिक धन व समय की आवश्यकता नहीं। देखिए आप दूसरे देश में जाकर संयुक्त उपक्रम स्थापित करेंगे या फिर संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई वहां पर स्थापित कर रहे हैं तो आपको अधिक धन लगाना पड़ेगा, अधिक समय उस पर लगाना पड़ेगा। जबकि आयात निर्यात में आपको न तो अधिक धन लगाना पड़ता है और न ही अधिक समय लगाना पड़ता है। आयात निर्यात में व्यावसायिक इकाइयों को उतना धन व समय लगाने की आवश्यकता नहीं है जितना कि संयुक्त उपक्रम में सम्मिलित होने या दूसरे देश में विनिर्माण संयंत्र
एवं सुविधाओं को स्थापित करने में लगाया जाता है। आप दूसरे देश में जाकर कोई सुविधा स्थापित कर रहे हैं, कोई उपक्रम लगा रहे हैं, मशीनरी लगा रहे हैं, उसमें जितना धन खर्च होगा, जितना समय खर्च होगा, वह आयात निर्यात में नहीं लगता है। जोखिम शून्य या कम। इस माध्यम में निवेश, विदेशों में निवेश की जोखिम शून्य करता है। देखिए, इस माध्यम में जो निवेश होता है वो विदेश में जो निवेश हम करते हैं उसकी अपेक्षा शून्य होता है, लगभग कम होता है। आपने दूसरे देश में जाकर संयुक्त उपक्रम स्थापित किया और वह वहाँ पर फेल हो गया किसी भी कारण से, तो आपको जो आप द्वारा निवेश किया गया है उसकी हानि उठानी पड़ती है, जबकि आयात निर्यात के अंदर इतनी हानि नहीं उठानी पड़ती, जोखिम कम होती है। या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश के अन्य माध्यमों की तुलना में यह बहुत ही कम होता है। यहाँ पर जो जोखिम होता है वह अन्य माध्यमों की तुलना में बहुत कम होता है। आपने संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई वहाँ पर स्थापित कर दी, आपने वहां पर एक फर्म स्थापित कर ली। अब इसमें जो घाटा हुआ वह 100% आपको वहन करना होता है। लेकिन आयात निर्यात के अंदर हम क्या करते हैं? देखिए, आयात निर्यात करते समय, आयात करने या निर्यात करने के दौरान हम वस्तुओं का क्या कराते हैं? बीमा कराते हैं। तो इससे क्या होता है? जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आयात निर्यात में अन्य माध्यमों की तुलना में जोखिम या तो शून्य होता है या फिर कम होता है। आइए देखते हैं इसकी सीमाएं, आयात निर्यात की सीमाएं। कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी है देखते हैं बच्चों। लागत में वृद्धि होती है। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में आप आयात निर्यात के माध्यम से प्रवेश करते हैं तो आपको अपनी वस्तुओं को दूसरे देश भेजना होता है या वहां से मंगवाना होता है। तो इस दौरान परिवहन के साधनों पर आपको बहुत अधिक व्यय करना होता है। साथ ही साथ वस्तुओं की पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान देना होता है। किस तरीके से ले जाई जाएगी वस्तुएं, इसका हमें पता नहीं होता। हो सकता है वस्तुओं में टूट फूट हो जाए, तो उससे बचने के लिए विशेष प्रकार की पैकिंग की जाती है। वस्तुओं के जोखिम को बचाने के लिए उनका बीमा भी करवाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों में अधिक खर्च होता है। आयात निर्यात में पैकेजिंग, परिवहन एवं बीमा की अतिरिक्त लागत आती है। देखिए, पैकेजिंग अलग से करनी पड़ेगी आपको, परिवहन के साधन की अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि दूर कोई देश स्थित है, वहां पर या तो आपको वायु मार्ग से भेजना होगा या जल मार्ग से भेजना होगा। जल्दी खराब होने वाली वस्तु है तो उसे वायु मार्ग द्वारा ही भेजा जाएगा, तो ऐसे में लागत बढ़ेगी। साथ ही साथ ऐसी वस्तुओं का बीमा भी आपको करवाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है? लागत बढ़ जाती है। परिवहन व्यय, सीमा शुल्क एवं अन्य कर लगते हैं, और परिवहन व्यय भी होता है, सीमा शुल्क भी लगता है। जब किसी देश में कोई सामान पहुंचता है तो वहां पर सीमा शुल्क भी देना पड़ता है। वह अन्य कर लगते हैं एवं खर्चे होते हैं, जिससे लागत में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपका सामान जो 100 रुपये में यहाँ था, वह वहाँ पहुँचते पहुँचते इन सभी लागतों से जुड़ने पर महंगा हो जाता है। और महंगा होने पर अगर स्थानीय व्यापारी कोई वस्तु 190 में बेच रहा है और आपकी लागत सहित आपकी वस्तु का मूल्य 200 रुपये है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विदेश से आई हुई वस्तु ही उसे उपलब्ध हो रही हो, वह सस्ती वस्तु के चक्कर में अपनी स्थानीय वस्तु ही चुन लेता है। वह जो सस्ती मिल रही होती है वही वस्तु पहले लेने का प्रयास करता है, वह अधिक दाम नहीं देगा। तो इस प्रकार जब आपकी वस्तु महंगी हो गई, लागत अधिक आने से, तो आपका जो व्यापार है, व्यवसाय है, वो प्रभावित हो जाएगा। प्रतिबंध की स्थिति में व्यापार संभव नहीं। देखिए, कई देश ऐसे हैं जो कि दूसरे देशों से वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा देते हैं। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि इस देश की इस वस्तु को हम हमारे देश में प्रवेश नहीं करने देंगे, या हमारे देश में इस देश की वस्तुएं नहीं बिकेगी। ऐसी स्थिति में जब कोई देश अपनी वस्तु दूसरे देश में बेचता है और वो प्रतिबंध लगा चुका है, तो ऐसी स्थिति में उस देश के साथ
व्यापार करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, व्यवसाय करना कठिन हो जाता है। जब किसी देश में आयात पर प्रतिबंध लगा होता है तो वहाँ निर्यात नहीं किया जा सकता। उस देश ने अपने यहाँ आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, अब आप उसे कोई भी वस्तु निर्यात नहीं कर सकते यदि वह उस आयात प्रतिबंध की सूची में है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार संभव नहीं होता, ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय नहीं होता है। ग्राहकों से सीधा संपर्क न होना, देखिए सबसे बड़ी विशेष बात यही है कि व्यवसायी का दूसरे देश के ग्राहकों से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, वह उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है, उनकी रुचि क्या है, वहाँ का फैशन क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी उसे प्राप्त नहीं हो पाती। निर्यात फर्मों के कार्यकारी अधिकारियों का विदेशी बाजार से और अधिक संपर्क नहीं हो पाता। वो जाते भी हैं तो कोई 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इसमें पूरे मार्केट की जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। इससे निर्यात इकाइयां स्थानीय निकायों की तुलना में घाटे की स्थिति में रहती है। इसलिए जो निर्यात करने वाली इकाइयां हैं वो वहां के स्थानीय व्यापारियों की तुलना में घाटे में रहती है, क्योंकि आपने वस्तु बनाई और वस्तु बनाकर आप उस देश में भेज रहे हैं, दूसरे देश में आपने भेज दी। अब वहां के जो स्थानीय व्यापारी हैं वो तो वहां के ग्राहकों की रुचि के अनुसार, ग्राहकों की आवश्यकता रुचि के अनुसार कार्य कर रहे हैं। देखिए, तो अब उनके जो उत्पाद हैं वो क्या है, ग्राहक पहले पसंद करेंगे, क्योंकि आपने उनकी रुचि, उनकी आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं थी। तो ग्राहकों से सीधा संपर्क न हो पाना भी इसकी सबसे बड़ी कमी है, इसमें घाटे की स्थिति हो जाती है। आइए आगे देखिए बच्चों, संविदा विनिर्माण या बाह्य स्रोतीकरण। देखिए, कई सारी फर्में ऐसी है जो सारी सामग्री खुद नहीं बनाती, वो कुछ वस्तुएं जिसमें वो पारंगत है वो तो उसका उत्पादन खुद कर लेती है, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वह दूसरे कंपनियों पर निर्भर होती है। जैसे एक दवा कंपनी है, ये दवा कंपनी है, ये दवाई बनाती है, लेकिन दवाई को पैक करने के लिए जो बॉटलिंग प्लांट है, या तो उस पर इसे निवेश करना होगा, उसे स्थापित करना होगा, उस पर इसको धन खर्च करना होगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। ऐसी स्थिति में यह इकाई बॉटलिंग के लिए दूसरी फर्म को क्या दे देती है, ठेका दे देती है, दूसरी फर्म को काम दे देती है। तो यह कहलाता है बाह्य स्रोतीकरण, मतलब अपना कुछ काम किसी अन्य से करवाना। यहाँ ठेके पर इस फर्म से काम करवाया, बोतल बनवाई और खुद लाकर दवाई पैक करके इसने अपने नाम से बेच दी। देखिए, इसमें यह पारंगत नहीं था, यह इसका सेकेंडरी कार्य था। मतलब बोतल की आवश्यकता तो थी, इसका मुख्य कार्य क्या है, दवाई बनाना, जिसमें यह पारंगत है। अन्य कार्य पर इसने धन और समय खर्च करने की अपेक्षा दूसरी कंपनी से बनवा ली। जब यह अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है तो इसे संविदा विनिर्माण बाह्य स्रोतीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अंतर्गत हम कहते हैं। यूएसए की एक कंपनी दवा बनाती है और वह बॉटलिंग के लिए भारत की किसी फर्म से ठेके पर अनुबंध कर लेती है। ठेके पर क्या कर लेती है, ठेके या अनुबंध कर लेती है, यानी वह अब संविदा पर भारत की फर्म से वह बोतल बनवाएगी और इस प्रकार से वह अपने दवा जो उत्पादक है उसका, यूएसए का, वह अपना कार्य चलाता है। तो यह होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अंतर्गत बाह्य स्रोतीकरण। जब एक फर्म विदेश में एक या कुछ स्थानीय फर्मों के साथ वस्तुओं को उनके मार्गदर्शन में बनाने का अनुबंध करती है तो उसे संविदा विनिर्माण कहते हैं, बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। देखिए, जो भी बोतल बनेगी, ये जो बोतल बनेगी ये इसके मार्गदर्शन में बनाएगा, ये अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं कर सकता। मार्गदर्शन किसका होगा, इस कंपनी का होगा। बनाएगी कौन सी फर्म,
इंडिया की फर्म बनाएगी। तो इस प्रकार अपने मार्गदर्शन में कार्य करवाने का अनुबंध कर लेते हैं। इस ठेके पर विनिर्माण या संविदा विनिर्माण को ही बाह्य स्रोतीकरण भी कहते हैं। यह बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है। इसके 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। देखिए, जो ये बाह्य स्रोतीकरण है वो 3 प्रकार से होता है। कोई भी फर्म जब दूसरे देश की फर्म को काम देती है, जो ये स्थानीय फर्म है इसको काम दे रही है, तो किस किस प्रकार से काम देती है। यह फर्म है यूएसए की और यह इंडिया की फर्म को कार्य दे रही है। किस किस प्रकार के काम दे सकती है। देखिए, अपने उत्पाद के कुछ घटकों का उत्पादन करने का यह कार्य दे सकती है कि भाई हम कार बनाते हैं लेकिन कार का यह पुर्जा हम इंडिया में तैयार करवाएंगे। भारत में कई कार निर्माता कंपनियां हैं, वे क्या करती हैं, अन्य देशों से उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें लगने वाली चिप है वो दूसरे देश से मंगवाने का कार्य करती है। तो यह क्या है, कुछ घटकों का उत्पादन दूसरे देश की फर्म से करवाना, यह भी इसमें आता है। जैसे स्वचालित वाहनों के घटक जिन्हें बाद में कार या कोई वाहन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है घटकों को समुच्चय कर अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करना। दूसरे देश से अलग अलग कंपोनेंट मंगवा लिए, अलग अलग कंपोनेंट मंगवा लिए, जैसे मदरबोर्ड मंगवा लिया, जैसे हार्ड डिस्क मंगवा ली, मॉडेम मंगवा लिया और उन सभी को असेंबल करके एक कंप्यूटर का निर्माण कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमने अलग अलग घटक मंगवाए, उन्हें अपने देश में जोड़ा और उससे एक उत्पाद का निर्माण कर लिया। यह भी बाह्य स्रोतीकरण में ही शामिल होता है क्योंकि हमने अपने जो उत्पाद थे वो दूसरे देश में तैयार करवाए हैं, वहां से ठेके पर प्राप्त किए हैं। कुछ वस्तुओं का पूर्ण रूप से उत्पादन, और कई कंपनियां ऐसी हैं जो अपने उत्पादों का पूर्ण रूप से उत्पादन दूसरे देशों में करवाती हैं और बाद में अपने देश में मंगवाकर अपना टैग लगाकर उन्हें बेच देती हैं। जैसे सिले सिलाए वस्त्र, ऐसे देश जहां पर सस्ते सिल जाते हैं, जहां पर रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है, वहां पर तैयार करवाए जाते हैं और वहां से अपने देश में मंगवाकर उन पर अपना टैग लगाकर बेच दिए जाते हैं। जितने भी प्रमुख ब्रांड हैं जैसे नाइक, रिबॉक, लिविस, रेंगलर, यह सभी अपने उत्पाद अथवा घटकों का निर्माण उत्पादन विकासशील देशों में ठेके पर ही कराते हैं। विकासशील देशों में जहां श्रम सस्ता है, कच्चा माल बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाता है, वहां पर ये अपने उत्पादों का निर्माण करवाते हैं या उनसे जुड़े हुए कुछ घटकों का निर्माण वहां पर करवाते हैं। और इस प्रकार से यह बात ये स्रोतीकरण के माध्यम से लाभ अर्जित करने वाली संस्थाएं बन रही हैं। आगे देखते हैं बच्चों इसके लाभ। देखिए, जो ये संविदा विनिर्माण है इसके क्या क्या लाभ हैं, आइए। अंतर्राष्ट्रीय फर्में बिना उत्पादन सुविधाओं की स्थापना में पूंजी लगाएं बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करा लेती हैं। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन, ये यूएसए की एक कंपनी है, इसको उत्पादन कराना है और इसने भारत की एक कंपनी को इसका ठेका दे दिया। अब न तो इसको पैसा लगाना पड़ा कि एक फैक्ट्री इसको स्थापित करनी पड़ती, उस पर इसने पैसा नहीं लगाया, पूंजी नहीं लगाई। सारी जो मशीनरी थी वो इस फर्म की थी। ये जो स्थानीय फर्म थी इसकी मशीनरी लगी हुई है, यही श्रम की व्यवस्था करता है और यही उत्पादन का कार्य भी करता है। तो देखिए, जो ये विदेशी फर्म थी जिसने ठेके पर काम करवाया है, इसका पैसा किस पर नहीं लगा, मशीनरी पर खर्च नहीं हुआ, श्रम व्यवस्था पर खर्च नहीं हुआ और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर इसका पैसा खर्च नहीं हुआ और इसने बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन भी करा लिया। बाह्य देशों में इनकी कोई पूंजी नहीं लगी होती, या फिर बहुत कम लगी होती है। या तो वो बहुत कम पूंजी लगाते हैं शुरू में,
जैसे ऑर्डर दिया तो कुछ पूंजी पहले दे दी तो बहुत कम पूंजी उनकी लगी होती है या बिल्कुल नहीं लगी होती, इसलिए जोखिम नहीं उठानी पड़ती। अगर वस्तु खराब तैयार हुई है तो उसका जोखिम उन्हें वहन नहीं करना पड़ता। ठेके पर उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को एक और लाभ कम लागत पर उत्पादन या एकत्रीकरण है। देखिए, अब जब दूसरे देश में वह विनिर्माण का कार्य करवा रहा है तो वह ये देखता है कि वहाँ श्रम सस्ता है, वहाँ पर कच्चा माल जो है वह भी सस्ता उसे उपलब्ध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो लागत है, वस्तु के उत्पादन पर जब लागत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी फर्म को दूसरे देश में कम लागत पर उत्पादित वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, जिसका समुच्चय करके या उस वस्तु को अपने नाम से वह बेच देता है। कच्चा माल एवं श्रम सस्ता है। ज़्यादातर ऐसी फर्में ऐसे देशों में ठेका देने का कार्य करती है जहां पर श्रम भी सस्ता हो और कच्चा माल भी सस्ता हो। बाह्य देशों के स्थानीय उत्पादकों को भी ठेके पर उत्पादन का लाभ मिलता है। अब जो बाह्य देश के जो स्थानीय उत्पादक थे उनको क्या लाभ मिलता है, जैसे ये स्थानीय फर्म है, अब ये स्थानीय फर्म अपनी पूर्ण क्षमता से यह क्या कर रही थी, पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रही थी। पहले यह क्षमता के अनुपात में कम उत्पादन कर रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरी फर्म ने इसे क्या दिया, ऑर्डर दिया, उत्पादन का ऑर्डर दिया, तो यह पूर्ण क्षमता के साथ काम करने लग गई है। अब ये पूर्ण क्षमता के साथ काम करेगी तो इसकी लागत भी कम आएगी, परिचालन लागत भी इसकी कम हो जाती है। यदि उनकी उत्पादन क्षमता उपयोग में नहीं आ रही है तो ठेके पर उत्पादन का काम एक प्रकार से उन्हें उनके उत्पादों के लिए तैयार बाजार देता है, उनकी उत्पादन क्षमताओं के अधिक उपयोग को सुनिश्चित करता है। उनके उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, इनकी परिचालन लागतें कम हो जाती है। स्थानीय उत्पादक को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है, और जब विदेशी फर्म के साथ वह मिलकर कार्य कर रही है, विदेशी फर्म के ऑर्डर पर वह कार्य कर रही है, तो इस स्थानीय फर्म को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में भाग लेने का मौका मिल जाता है। वह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में एक तरह से सम्मिलित हो गई है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं बच्चों, वो भी देख लेते हैं। सीमाएं क्या क्या सीमाएं हैं? स्थानीय फर्में यदि उत्पादन डिजाइन एवं गुणवत्ता मान के अनुरूप कार्य नहीं करती है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय फर्म को गुणवत्ता उत्पादन की कठिन समस्या पैदा हो जाती है। देखिए, अब चूंकि उत्पादन का कार्य दूसरे देश में हो रहा है तो जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके गुणवत्ता मानकों के अनुसार यदि उत्पादन नहीं होता है तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। गुणवत्ता उत्पादन की उनके सामने एक बहुत बड़ी कठिन समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि आप अपने देश में उत्पादन करते तो पूर्ण उत्पादन आपकी निगरानी में होता, लेकिन अब चूंकि उत्पादन का कार्य दूसरे देश की फर्म कर रही है, निर्देश आप दे रहे हैं, आपकी तकनीक के आधार पर वो कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी गुणवत्ता कैसी होगी यह आप अपनी गुणवत्ता के मानकों से सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। बाह्य देश के स्थानीय उत्पादक का उत्पादन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन अनुबंध में निर्धारित शर्तों एवं विशिष्ट वर्णन के अनुसार किया जाता है। जो स्थानीय उत्पादक है यह अपने अनुसार उत्पादन नहीं कर सकता। यह क्या है? अनुबंध में जो बातें लिखी हुई है, देखिए अनुबंध में क्या लिखा हुआ है उसी के अनुरूप इसको उत्पादन करना होगा। अनुबंध में जो बातें लिखी गई है, जिस तरीके से लिखी गई है उसी प्रकार से इसे कार्य करना होगा। इसका उत्पादन प्रक्रिया पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। अनुबंध के अनुसार ही इसको पूरा कार्य संपादित करना होता है। यह भी इसकी एक कमी मानी जाती है। संविदा विनिर्माण के अंतर्गत उत्पादन करने वाली स्थानीय इकाई अपनी इच्छानुसार इस माल को नहीं बेच सकती। देखिए, अगर कहीं अन्य जगह
उसे अधिक दाम भी मिल रहे हैं उसके द्वारा निर्मित वस्तु के, तो भी वह उसे नहीं बेच सकती। वह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को, जो ये कंपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जिसने उसे ऑर्डर दिया था, जिसने उसे अनुबंध किया था, जिसके साथ क्या है अनुबंध किया है, उसके साथ पूर्व निर्धारित मूल्य पर ही वह क्या करेगा, उसे बेचना होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, इससे आपने अनुबंध कर लिया है, इससे आपने क्या किया है, अनुबंध कर लिया है। आप स्थानीय फर्म हैं, आप क्या हैं, स्थानीय फर्म है, और आपने इस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ एक अनुबंध कर लिया कि हम आपको हमारे द्वारा निर्मित जो वस्तु है वह इतने मूल्य पर बेचेंगे। ये मूल्य आपने मान लीजिए 100 रुपये निर्धारित कर लिया कि हम तो 100 रुपये में आपको बेचेंगे। इस दौरान अगर कच्चा माल महंगा हो गया, इस दौरान अगर श्रम महंगा हो गया, मशीनरी पर अतिरिक्त आपने व्यय किया है, तो भी आप उसे अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकते। साथ ही साथ स्थानीय फर्म दूसरे को भी नहीं बेच सकती, उसे उसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को ये बेचने होगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है, जिसके साथ उसने क्या किया था, अनुबंध किया था, समझौता किया था, ठेके पर निर्माण करने के लिए एग्रीमेंट किया था। तो बच्चों इस प्रकार से यह भी इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि वह अधिक खर्चा करके भी निर्धारित मूल्य पर ही उस कंपनी को वस्तु देगा। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में उतरने के 2 तरीके देखे हैं, आयात निर्यात और संविदा विनिर्माण, जिसे हम बाह्य श्रुतिकरण भी कहते हैं। अगले वीडियो में अन्य विधियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।